ठीक है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में अभी तक अपन ने क्या सीखा? सब में पहले तो अपने को प्रॉब्लम्स के अंदर क्या दिया होगा? ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको अपन क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट बोलेंगे। तो एडजस्टमेंट बोलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलो, इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस मतलब लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी बैलेंसेस दिए, अकाउंट्स के जो क्लोजिंग, अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस दिए, बराबर, फिर उसके अलावा एडजस्टमेंट क्यों दिया आपको? तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या? एडजस्टमेंट का मतलब है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अनरिकॉर्डेड, एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट क्लोज हो गया, 31 मार्च को आपने अकाउंटिंग क्लोज कर दिया, लेकिन अकाउंटिंग क्लोज होने के बाद भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे रहते जो अनरिकॉर्डेड होते। तो जब अपन प्रॉफिट लॉस निकाल रहे या बिजनेस का अपन फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट कर रहे, तो अपने को एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए, मतलब बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट और लॉस है वो एक्यूरेट होना चाहिए, या बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। तो जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है वो भी तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, बराबर। मतलब अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, मतलब एडजस्टमेंट जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपका फाइनल अकाउंट्स का जो प्रॉफिट लॉस है, जो बिजनेस का रिजल्ट है, वो एक्यूरेट नहीं होगा, या फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी ठीक नहीं होगी। तो ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट्स का। तो उसमें अपने को ट्रायल बैलेंस दिया है, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। सब में पहले तो ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैलेंसेस अपने को दिए, जो अकाउंट या जो आइटम्स दिए अपने को, ये सारे अकाउंट के बैलेंस अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में पहले पोस्ट कर लेना है, ठीक है। फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड समझो। सब में पहले क्या करेंगे कि अपने को जो ट्रायल बैलेंस दिया है, तो दिया हुआ ट्रायल बैलेंस, उसके अंदर जितने भी अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस दिए, वो सारे क्लोजिंग बैलेंस अपने को पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इसमें क्या कर लेना है? पोस्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर अपने को एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने समझ लिया, व्हाई ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर। तो सिंपल इतना ही याद रखो, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करना है? फॉर फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको क्यों प्रिपेयर करना है? एक्चुअली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर नहीं किया तो भी चलने वाला है। इसको अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड भी अगर कैलकुलेट किया यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, तो भी चलेगा। लेकिन बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल रिलेटेड, तो उसके अंदर कैलकुलेशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपन क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेट बना लेंगे, ठीक है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाने के पीछे का रीजन क्या? कि फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल, फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बाद का जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है वो अपने को फाइंड आउट करना है, फिर वो क्लोजिंग बैलेंस हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट भी हमने समझ लिया। मतलब जो फॉर्मेट था फाइनल अकाउंट्स का, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब कुछ समझ लिया। आज अपने को समझना है एडजस्टमेंट, बराबर। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट होंगे क्लोजिंग बैलेंस, उसका इफेक्ट कहां होगा? सिर्फ एक ही अकाउंट्स में। मतलब जैसे दिया है आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक कहां ट्रांसफर करेंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, बराबर। आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहां रिकॉर्ड करेंगे आप? प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड करना है आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे या जितने भी आइटम्स दिए होंगे वो एक ही जगह पोस्ट करना है आपको। समझ में आया? वो एक ही जगह पोस्ट करना है। लेकिन अभी जो एडजस्टमेंट हम लोग लेने वाले, तो हर एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे, मिनिमम 2, 3, 4 भी इफेक्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है एडजस्टमेंट के ऊपर, लेकिन कम से कम 2 इफेक्ट तो हर एडजस्टमेंट के होंगे। फिर 2 इफेक्ट क्यों होंगे? क्योंकि एडजस्टमेंट को आप क्या बोल रहे हैं? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, अनरिकॉर्डेड है ना। तो जब भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से 2 अकाउंट आएंगे, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा। इसीलिए हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट, एक डेबिट इफेक्ट होगा तो दूसरा क्रेडिट। ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान में रखेंगे ना,
फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, तो आपके लिए मतलब फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहा? तो अपन आज जितनी हो सके उतनी एडजस्टमेंट अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं समझ में आई तो आप मुझे पूछो, अपन उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, देखो पहली एडजस्टमेंट, अभी फाइनल अकाउंट्स में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट है वो अपने को दिया है। ये सारी एडजस्टमेंट अपने को लेना है। ठीक है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल, बैड डेब्ट, ये सारी एडजस्टमेंट है। इसके बाहर की एडजस्टमेंट तो अपने को नहीं आने वाली है। तो ये जो एडजस्टमेंट है इसका फाइनल अकाउंट में इफेक्ट कैसे होगा वो अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलेगा? चलो सब में पहले दिया है क्लोजिंग स्टॉक। सब में पहले क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दिया होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। ट्रायल बैलेंस में आपको जो स्टॉक दिया होगा वो क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां ट्रांसफर करेंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट्स की डेबिट साइड। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद जो एडजस्टमेंट दी होंगी तो आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या? स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या? बोलो, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च, ये डेट पे, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अपने पास में बिजनेस के अंदर जो स्टॉक पड़ा है उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होंगे। पहली एडजस्टमेंट है कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक। पहली एडजस्टमेंट है, नोटबुक में लिख लो, आप भी मेरे साथ में लिखते जाओ, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या? स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में अपने पास में बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा है, शॉप पे जो स्टॉक पड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कैसे होगा फाइनल अकाउंट्स के ऊपर वो समझ लो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के बगैर फाइनल अकाउंट क्लोज ही नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट हर प्रॉब्लम में आएगा, इसके बगैर अकाउंट क्लोज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट में इसका इफेक्ट क्या होगा समझ लो। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये फॉर्मेट अपन ने बना लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कहां दिया है? एडजस्टमेंट में। कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट होंगे। अब वो दो इफेक्ट समझना जरूरी है। एक आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक कहां लिखेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड, मतलब यहां पे हम लिखते हैं हमेशा ओपनिंग स्टॉक, जो अपने को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट में दिया, स्टार्टिंग में हम लिखेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट कहां होगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में सब में लास्ट अपन यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, जो भी अमाउंट दी होगी, मान लो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000, 60,000, बराबर, मतलब एक इफेक्ट समझ में आ गया। एक इफेक्ट कहां होगा क्लोजिंग स्टॉक का? ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तभी फाइंड आउट होगा जब क्लोजिंग स्टॉक होगा, बराबर। बगैर क्लोजिंग स्टॉक के आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट कहां पे करना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो सेकंड इफेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, कहां पे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है ना, मतलब 31 मार्च को अपने पास बिजनेस में इतना स्टॉक पड़ा है, तो जो स्टॉक अपने पास पड़ा है जिसको हम बोलेंगे अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स मतलब ऐसा माल जो हमने अभी तक बेचा नहीं, अनसोल्ड गुड्स। तो ये माल तो पड़ा है अपने पास, ये गुड्स अपने पास पड़ा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट कहां होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड। एसेट साइड क्यों? क्योंकि जो स्टॉक अपने पास पड़ा है वो अपनी एसेट से, बराबर। एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज नोन एज एसेट्स। ये स्टॉक का कैश में कन्वर्ट होने ही वाला है। जो स्टॉक अपने पास पड़ा है वो हम आगे बेच के उसका कन्वर्ट कैश में करेंगे, तो जो स्टॉक पड़ा है वो क्या है? वो अपनी एसेट्स हो गई। तो सेकंड इफेक्ट कहां करेंगे उसका? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मतलब यहां लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक ₹60,000। समझ में आया? मतलब क्लोजिंग स्टॉक याद रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहां होंगे? एक इफेक्ट कहां होगा क्लोजिंग स्टॉक का? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों?
क्योंकि इसके बगैर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। और एसेट साइड में क्यों? क्योंकि स्टॉक पड़ा है अपने पास अपनी एसेट से। क्लियर, समझ में आ गया? तो क्लोजिंग स्टॉक याद रखना, भूलना मत कभी। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। तो यहां लिखा है आपने क्लोजिंग स्टॉक बराबर, तो यहां पर लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही फॉर्मेट में लिखना आपको। एक इफेक्ट क्या होगा उसका? ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और सेकंड इफेक्ट होगा उसका बैलेंस शीट एसेट साइड। और नीचे के लाइन पे लिखो बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट आपको दिया होगा प्रॉब्लम में, तो कई बार आपको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी होंगी। क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू होगी और दूसरी होगी कॉस्ट वैल्यू। मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू बराबर। कॉस्ट वैल्यू मींस जो प्राइस में हमने गुड्स परचेज किए, वो परचेज प्राइस के हिसाब से जो वैल्यू होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या? कि जो प्राइस में हमने गुड्स परचेज किया है उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। और मार्केट वैल्यू मतलब क्या? कि आज के तारीख में वो गुड्स की मार्केट में वैल्यू क्या है, करंट मार्केट वैल्यू बराबर, तो उसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। मान लो मार्केट वैल्यू दिया है आपको 70,000 और कॉस्ट वैल्यू दिया है 60,000, तो फिर कंफ्यूजन है, दो दो वैल्यू दिए, मार्केट वैल्यू भी और कॉस्ट वैल्यू भी। तो ऐसे मत करना, मार्केट वैल्यू ट्रेडिंग में लिख लो और कॉस्ट वैल्यू बैलेंस शीट में लिख लो, तो वहां डिफरेंस आएगा। ये पॉसिबल नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम का रूल है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए ना, बराबर। तो ये केस में आपको क्या करना है? मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लेस इज कंसिडर एज क्लोजिंग स्टॉक। मतलब चाहे वो मार्केट वैल्यू हो या कॉस्ट वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? जो वैल्यू लेस होंगी, जो कम वैल्यू होंगी, वो क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जैसे यहां पे 60,000 है तो 60,000 ले लो क्लोजिंग स्टॉक। या फिर आपको एक आध प्रॉब्लम में ऐसे दिया होगा, जैसे मार्केट वैल्यू दिया होगा 40,000 और कॉस्ट वैल्यू दिया होगा आपको 60,000, तो ये केस में कौन सी वैल्यू कम है? मार्केट वैल्यू कम है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना लेंगे? 40,000। तो कॉस्ट वैल्यू या मार्केट वैल्यू से अपने को लेना देना नहीं, अपने को सिर्फ क्या कंसीडर करना है? जो वैल्यू कम होंगी वो अपने हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर कम लिया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम आया तो नेट प्रॉफिट भी कम आएगा। मतलब टैक्स के, मतलब पहली एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट क्लियर, आगे सबके समझ में? अब भूलना मत कभी, याद करने की जरूरत नहीं है, अभी जो समझ लिया वो परफेक्ट याद रहेगा आपको। ठीक है, अब सेकेंड एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट नंबर 2। देखो सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखो नंबर 2। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस पेबल। लिखना हो लिख लो, एक्सपेंसेस पेबल, या फिर इसको हम बोलेंगे अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ड्यू, एक्सपेंसेस ड्यू, मतलब एक्सपेंसेस देना बाकी, या एक्रूड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस बराबर। ड्यू एक्सपेंस, एक्सपेंस पेबल, अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सबका मतलब एक ही है, क्या? खर्चा देना बाकी। ठीक है, एक्सपेंसेस देना बाकी, लिख लिया ये। चलो ये एडजस्टमेंट अभी अपन समझ लेंगे। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चा देना बाकी। मान लो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वेजेस,
ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है वेजेस 11,000, आप कहां लिखेंगे उसको? ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड हम यहां लिखेंगे वेजेस 11,000। ट्रायल बैलेंस में दिया है अपने को सैलरी, ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिया है ₹9,000, सैलरी ₹9,000, तो सैलरी कहां रिकॉर्ड करेंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बराबर, मतलब यहां लिखेंगे हम सैलरी ₹9,000, ठीक है। या फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है ऑफिस रेंट ₹6,000, तो ऑफिस रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड, ऑफिस रेंट ₹6,000, बराबर। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी एक्सपेंस दिए होंगे, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में लिखेंगे। अभी आपको एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट में आपको दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, एडजस्टमेंट में आपको दिया है, समझो, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1,000, या फिर दिया है सैलरी पेबल, सैलरी पेबल ₹3,000, या फिर दिया होगा आपको अनपेड ऑफिस रेंट ₹1,000, ठीक है, अनपेड ऑफिस रेंट ₹1,000, ऐसे दिया होगा, ठीक है। अब यहां पर दिया आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, मतलब 1,000 रुपए वेजेस अभी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1,000, 1,000 रुपए वेजेस देना बाकी, कहां दिया है? एडजस्टमेंट में, मतलब 1,000 जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो अनरिकॉर्डेड है, तो अनरिकॉर्डेड जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो अपने को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बराबर। तो अभी देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो वेजेस दिया था वो तो लिखा हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, वेजेस ₹11,000, बराबर। अभी फिर से एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, मतलब 1,000 रुपए वेजेस, 1,000 रुपए मजदूरी अभी भी देना बाकी। अब इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो वेजेस देना बाकी है तो देना पड़ेगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो आपको पेड तो करना पड़ेगा, वेजेस पेड करना पड़ेगा, तो वेजेस अगर पेड करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? बराबर, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, खर्चा बढ़ेगा, इसलिए वेजेस में क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे, मतलब यहां पे वेजेस में ऐड हो जाएगा 1,000, तो आउटर कॉलम में 12,000 आएगा, समझ रहा? जैसे एडजस्टमेंट में आपको दिया था आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पेबल ₹3,000, 3,000 रुपए सैलरी देना बाकी है। अब 3,000 रुपए सैलरी देना बाकी है तो देना तो पड़ेगा, सैलरी अगर देना पड़ेगा तो इसका मतलब अपना खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, तो सैलरी में क्या करेंगे हम? फिर से ऐड करेंगे ₹3,000, मतलब टोटल सैलरी पे खर्चा कितना हो गया? 12,000 रुपए, 12,000 खर्चा हो गया। वैसे ही अपने को एडजस्टमेंट में दिया था अनपेड ऑफिस रेंट ₹1,000, अनपेड ऑफिस रेंट ₹1,000, मतलब ऑफिस रेंट 1,000 रुपए अभी भी देना बाकी है। अब 1,000 रुपए ऑफिस रेंट देना बाकी है, देना पड़ेगा, एक्सपेंस पेड करना पड़ेगा आपको, ऑफिस रेंट अगर दिया तो खर्चा बढ़ेगा, तो ऑफिस फिर से ऑफिस एक्सपेंस में क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे, ऐड कितना था? 1,000, आउटर कॉलम में 7,000, तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस पेबल है, अनपेड है या फिर आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो पहला इफेक्ट क्या करना है? वो रिलेटेड एक्सपेंसेस के अंदर ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वेजेस में ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी में ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट है, ऑफिस रेंट में ऐड होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, आज नहीं तो कल देना ही अपने को, तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा, खर्चा बढ़ेगा, इसलिए एक्सपेंसेस में क्या होगा? पहले ऐड होगा। एक इफेक्ट समझ में आ गया? अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड करो। और सेकेंड इफेक्ट कुछ आया समझ में? आउटस्टैंडिंग, हाँ, लाइबिलिटीज अपनी, क्योंकि अभी तक हमने खर्चा पेड नहीं किया, पेड करना बाकी है। अगर खर्चा पेड करना बाकी है, एक्सपेंसेस अगर अनपेड है, तो ये क्या हो गई? अपनी लाइबिलिटीज हो गई। तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहां लिखेंगे वेजेस, सैलरी, ऑफिस रेंट, यहां अमाउंट आ जाएगा। वेजेस कितना था 1000, सैलरी था 3000, ऑफिस रेंट 1000, मतलब टोटल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितना है 5000। 5000 रुपए क्या हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। समझ में आ गया? मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है तो क्या करना है आपको, एड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। याद रहेगा, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उसमें क्या करो, ऐड करो। बराबर, ऐड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, लिख लो। फिर एडजस्टमेंट लिखो, सॉल्यूशन लिखो उसका। ये नहीं लिखना आपको, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा, बस इसके नीचे लिखो क्या करेंगे, ऐड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस, add to related expenses and transfer to balance sheet liabilities side. Add to related expenses and transfer to balance sheet liabilities side. दो एडजस्टमेंट हो गए अपनी। पहली एडजस्टमेंट क्या थी, क्लोजिंग स्टॉक, उसका क्या इफेक्ट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकंड एडजस्टमेंट क्या थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होगा, ऐड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड कर दो और ट्रांसफर करो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हाँ, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंस हमने एडवांस में पेड किया है, बराबर, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एडवांस एक्सपेंस बोला तो भी चलेगा, या इसको हम बोलेंगे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेड किया है लेकिन एक्सपेंस जो पर्टिकुलर पीरियड के लिए पेड किया है वो पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, तो उसको भी बोलेंगे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। मतलब क्या हुआ फिर, प्रीपेड एक्सपेंस, ध्यान में रखना, ठीक है। अब प्रीपेड एक्सपेंस ना, प्रीपेड एक्सपेंस समझ लेते हैं। समझो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमको दिया है, कौन सा एक्सपेंस लेते हैं अभी, ट्रायल, हाँ, एडवर्टाइजमेंट लेते। चलो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट है डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट दिया होगा तो एडवर्टाइजमेंट कहां लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, यहां पर लिखा हमने 15,000, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना लिखा, 15,000, ठीक है। और एडजस्टमेंट में आपको दिया है, एडजस्टमेंट में अगर आपको दिया है ₹3,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड इन एडवांस, 3,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मतलब 3,000 रुपए जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है वो कैसे दिया है, एडवांस में पेड किया है। अगर 3,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अगर एडवांस में दिया है तो याद रखो एडवांस एक्सपेंसेस इज नॉट अवर एक्सपेंसेस, एक्चुअली इट इज अवर एसेट्स। एडवांस एक्सपेंस ये अपना खर्चा है ही नहीं, क्यों, क्योंकि अपन ने पैसा एडवांस में दिया है, अपना पैसा उसके पास जमा है, वो अगले साल के लिए अपन उसको प्रोविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एडवांस एक्सपेंस अगर दिया है तो ये एक्सपेंस है क्या अपना, नहीं, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा, लेकिन इस साल का खर्चा है क्या वो, नहीं,
वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा हो सकता है, इस साल का खर्चा नहीं है, बराबर। तो अपन तो ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है अपना, जिसका हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अपने को तो उसका प्रॉफिट लॉस निकालना है ना, अपने को उसका प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो यहाँ पे 3,000 रुपए जो एडवांस दिया है वो नेक्स्ट ईयर का है, वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस में दिखाना पड़ेगा। 3,000 रुपए जो एडवांस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है, वो 3,000 रुपए एडवांस एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस कौन से साल आएगा? नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस में आएगा। तो यहां से तो हटाना पड़ेगा इसको, बराबर। तो एडवांस एक्सपेंस अगर दिया है या प्रीपेड एक्सपेंस दिया है तो एक्सपेंसेस में से क्या हो जाएगा? लेस होगा। यहां हम लिखेंगे प्रीपेड रुपीज 3,000, 3,000, बराबर। मतलब एक्सपेंस कितना होगा? 12,000, 12,000। और 3,000 रुपए एडवांस है ना, नेक्स्ट ईयर में जाएगा वो, बराबर। तो कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्योंकि एडवांस पैसा अपना उसके पास जमा है, ठीक है। तो एसेट साइड में यहां लिखना पड़ेगा आपको प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट रुपीज 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पूरा ऑपोजिट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आप क्या कर रहे हैं? एड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो प्रीपेड एक्सपेंस में क्या करना है आपको? लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड। लिख लो तीसरा एडजस्टमेंट। यहां लिखना आपको लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में से लेस होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड। समझ में आ गई तीसरी एडजस्टमेंट? चलो एडजस्टमेंट नंबर 4, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लिखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, चौथी एडजस्टमेंट। रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बराबर। एडजस्टमेंट नंबर 4, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब एडवांस इनकम, नेक्स्ट ईयर का इनकम अपने को इसी साल आ गया, बराबर। जैसे मान लो कमीशन होगा तो नेक्स्ट ईयर का कमीशन अपने को इसी साल दे दिया किसी ने। तो कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिला है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिला हुआ इनकम, बराबर। अब एडवांस इनकम ये अपना इनकम नहीं है। एक्चुअली इनकम कहां लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिया है कमीशन, ट्रायल बैलेंस में आपको कमीशन दिया है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में। तो कमीशन कहां लिखेंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। मतलब प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में यहां पे हम कमीशन लिखेंगे, मान लो 5,000 रुपए कमीशन हमने लिखा। हाँ, एडजस्टमेंट है तो अमाउंट कहां लिखना है? इनर कॉलम में लिखना है। कमीशन कितना दिया है? 5,000 रुपए कमीशन दिया है। अब एडजस्टमेंट में आपको दिया है 1,000 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन इंक्लूडेड रुपीज 1,000, कमीशन इंक्लूडेड रुपीज 1,000 रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब ये 5,000 रुपए कमीशन में 1,000 रुपए एडवांस है, मतलब एडवांस इनकम है। अब 5,000 रुपए जो कमीशन मिला है उसके अंदर अगर 1,000 कमीशन एडवांस में मिला है तो एडवांस में मिला हुआ इनकम है क्या? नहीं, ये इनकम कौन से साल का है? अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का है ना, इस साल का इनकम नहीं है। अगर यहां पूरा 5,000 लिखेंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर का जो इनकम था वो भी आपने ये करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस में कंसीडर कर लिया, बराबर। तो ये प्रॉफिट लॉस सही होगा क्या गलत होगा?
गलत होगा, बराबर। तो जो एडवांस इनकम है, जो नेक्स्ट ईयर का इनकम अपने को इस साल मिल गया है, बराबर, वो इस साल का इनकम है ही नहीं, अपने करंट ईयर का इनकम है ही नहीं, वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस में डालें, ट्रांसफर करना पड़ेगा, बराबर। तो एडवांस इनकम है, तो इनकम में से क्या होगा, लेस, यहां से लेस करेंगे हम 1000, मतलब इस साल का जो एक्चुअल कमीशन था वो कितना था, सिर्फ 4000 ही था, और 1000 रुपए जो एडवांस मिला था, तो एडवांस में मिला हुआ इनकम इनकम नहीं है, ये अपनी लायबिलिटीज है, ये फर्म की लायबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि अगर हमने सामने वाले का काम नहीं किया तो जो एडवांस लिया है क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा आपको, तो ये तो लायबिलिटीज हो गई, बराबर। तो एडवांस इनकम क्या करना है, दो इफेक्ट क्या होंगे इसके, लेस फ्रॉम इनकम, इनकम में से लेस करो, एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में यहां लिखेंगे हम एडवांस इनकम या एडवांस कमीशन ₹1000। समझ में आया? तो एडवांस इनकम इनकम नहीं है, ये हमारी लायबिलिटीज है, ये याद रखना। एडवांस में मिला हुआ इनकम इनकम नहीं, ये अपनी क्या है, लायबिलिटीज है। आ गया समझ में? तो फिर क्या करना, इफेक्ट क्या ध्यान में रखेंगे, लेस फ्रॉम इनकम एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो लिखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में लेस फ्रॉम रिलेटेड इनकम, रिलेटेड इनकम, इनकम में से आपको लेस करना है, माइनस करना है, एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आ गया समझ में? एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अच्छे से याद करना है, जब लिख रहे ना आप लोग, लिखते लिखते उसको याद कर लो, ठीक है। रट्टा मारने से ज्यादा बेटर है आप एडजस्टमेंट समझ लो। लिख लिया था सबने? चलिए अब एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 इनकम रिसीवेबल, एडजस्टमेंट नंबर 5 इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। ठीक है, इनकम रिसीवेबल। 4 नंबर एडजस्टमेंट थी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिला था अपने को, बराबर। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या है, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल मतलब बोलो, इनकम रिसीवेबल का मतलब इनकम आना बाकी है, इनकम मिलना बाकी है, ठीक है। अब इनकम रिसीवेबल, इनकम मतलब मिल गया, एडवांस इनकम मतलब एडवांस में मिला, इनकम रिसीवेबल मतलब इनकम अभी आना बाकी है, इनकम मिला नहीं अपने को। मान लो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको एक एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये एडजस्टमेंट लेते ना अपन, कमीशन। मान लो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कमीशन दिया है, ट्रायल बैलेंस में कमीशन दिया है 5000 क्रेडिट साइड, तो कहां लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, कमीशन 5000। और एडजस्टमेंट में आपको दिया है कमीशन रिसीवेबल ₹2000, कमीशन रिसीवेबल ₹2000, मतलब 5000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया था वो हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया है 2000 कमीशन रिसीवेबल, मतलब और 2000 रुपए कमीशन अभी मिलना बाकी है। अगर 2000 रुपए कमीशन अगर मिलना बाकी भी तो मिलेगा, वो करंट ईयर का है अपना इनकम, बराबर। तो करंट ईयर के इनकम में क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। इनकम मिलना बाकी है, मिलेगा, और करंट ईयर का है तो करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस में ही दिखाना पड़ेगा, अगले साल के प्रॉफिट लॉस में बता के कोई मतलब नहीं। अगर मान लो 2024-25 का इनकम मिलना बाकी है, तो 2024-25 का जब प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे आप, तो 2024-25 के ही इनकम में ऐड करना पड़ेगा, बराबर। तो इनकम रिसीवेबल, इनकम मिलना बाकी है, इनकम में ऐड होगा, आज नहीं तो कल इनकम मिलेगा, तो इनकम इंक्रीज होगा, तो यहां पे क्या करेंगे हम, रिसीवेबल, रिसीवेबल कितना 2000,
मतलब एक्चुअल कमीशन कितना था अपना 7,000, बराबर 2,000 रुपए कमीशन मिलना बाकी, तो इनकम में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और रिसीवेबल है ना, पैसा आना बाकी है। अगर रिसीवेबल है, तो क्या है अपनी एसेट्स, और पेबल होगा तो हाँ, तो 2,000 रुपए कमीशन रिसीवेबल है, 2,000 रुपए अपने पास पैसा आने वाला है, तो ये क्या हो गई अपनी एसेट्स। ध्यान में रखना, अगर अमाउंट रिसीवेबल होगा तो एसेट्स, अमाउंट पेबल होगा तो, या कमीशन रिसीवेबल है मतलब 2,000 रुपए कमीशन मिलना बाकी है, 2,000 रुपए कमीशन मिलना बाकी, ये क्या हो गई अपनी एसेट्स हो गई। तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा उसका, एसेट साइड में यहां लिखेंगे हम कमीशन रिसीवेबल कितना रुपीज 2,000, समझ रहा, क्लियर। चलो लिख लो ये कमीशन रिसीवेबल, क्या इफेक्ट होगा इसका, कमीशन नहीं सॉरी इनकम रिसीवेबल ना, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एड टू रिलेटेड इनकम, एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड। समझ में आ गया, कितनी एडजस्टमेंट हो गई, 5 एडजस्टमेंट हो गई, बराबर। अब जिसको पूछूंगा उसने आंसर देना सबने आंसर देने की जरूरत नहीं है। चलो क्लोजिंग स्टॉक, बराबर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दोघं दिले असतील तर हाँ, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो भी वैल्यू कम होंगी वो कंसीडर करेंगे। चलो आगे कुछ करो। अगली एडजस्टमेंट क्या थी अपनी, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या करना है, लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस है ना, लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड। चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना, एड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम, बरोबर बरोबर, एडवांस इनकम है, लेस फ्रॉम इनकम एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। इनकम रिसीवेबल, एड टू रिलेटेड इनकम एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। या 4 एडजस्टमेंट व्यवस्थित समझूंगे ऐसा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, इनकम रिसीवेबल, कारण कि यह 4 एडजस्टमेंट है ना, ये जो चारों एडजस्टमेंट है ये आपको फिर से नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न करके जो टॉपिक है अपना अगला टॉपिक, वहां बहुत काम में आने वाले एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी अभी, हाँ बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स, लिखो एडजस्टमेंट नंबर 6, लिखो एडजस्टमेंट नंबर 6। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या, बैड डेब्ट, हाँ बराबर, अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेप्टर्स, ठीक है। इरिकवरेबल अमाउंट्स, इरिकवरेबल अमाउंट मतलब ग्राहक से जो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, जो उधारी हम ग्राहक से वसूल नहीं कर पाए, बराबर, जो पैसा हमारा डूब गया, ग्राहक ने नहीं दिया, कस्टमर ने नहीं दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स। मान लो अब ये एडजस्टमेंट काय से रिलेटेड है, सन्ड्री डेप्टर्स से रिलेटेड। बैड डेब्ट्स आया मतलब समझ जाना रिलेटेड टू डेप्टर्स,
रिलेटेड टू डेप्टर्स। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको डेप्टर्स दिया है, सन्ड्री डेप्टर्स अगर दिया है, तो कहां लिखेंगे आप? एसेट साइड में। ट्रायल बैलेंस में अगर आपको सन्ड्री डेप्टर्स दिया है तो हम लिखेंगे एसेट साइड में सन्ड्री डेप्टर्स दिया है 15,000, 15,000, ठीक है। और एडजस्टमेंट में दिया है डेप्टर्स इंक्लूड ₹1,000 एज बैड डेप्ट्स, डेप्टर्स इंक्लूड ₹1,000 एज बैड डेप्ट्स। मतलब ये जो 15,000 डेप्टर्स है, अब एसेट साइड में 15,000 डेप्टर्स लिखा, इसका मतलब क्या है कि हमको अभी कस्टमर से 15,000 रुपए लेना बाकी है, बराबर। एसेट साइड में हम जो लिखते हैं सन्ड्री डेप्टर्स, बराबर, इसका मतलब क्या होता है कि कस्टमर से इतना पैसा अभी आना बाकी है। जैसे हमने यहां लिखा सन्ड्री डेप्टर्स 15,000 एसेट साइड में, इसका मतलब यह हुआ कि एंड ऑफ द ईयर 15,000 अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सन्ड्री डेप्टर्स, 15,000 रुपए ग्राहक से अपना लेना बाकी है। अब उन्होंने क्या किया, 1,000 कंसिडर एज बैड डेप्ट्स, मतलब डेप्टर्स इंक्लूड ₹1,000 एज बैड डेप्ट्स। मतलब ये कंफर्म हो गया कि 15,000 में से 1,000 रुपए बैड डेप्ट्स है, मतलब 1,000 रुपए इरिकवरेबल है, 1,000 रुपए रिकवर होने वाला नहीं है। अब 15,000 में से 1,000 अगर इरिकवरेबल है, वो अगर रिकवर होने ही वाला नहीं कस्टमर से, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेना पड़ेगा, कम होगा अपना, कम होगा। ग्राहक से जो लेना है अपना, पहले 15,000 था, 1,000 रुपए बैड डेप्ट्स हो गया, मतलब पैसा डूब गया, वो कस्टमर कुछ देने वाला नहीं, कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब अब ग्राहक से लेना बचा कितना, 14,000। तो अगर बैड डेप्ट्स दिया है और अगर डेप्टर्स में इंक्लूड है, तो बैड डेप्ट्स हम डेप्टर्स में से क्या करेंगे, बैड डेप्ट्स ₹1,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 14,000। मतलब 1,000 बैड डेप्ट्स, 1,000 बैड डेप्ट्स क्या किया आपने, डेप्टर्स में से माइनस किया। अब डेप्टर्स में से अगर 1,000 माइनस किया तो एसेट्स कम हो रही ना, एसेट्स कम हो रही, और एसेट्स कम हो रही, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो अपना लॉस हो गया। कहां 15,000 रुपए लेना था, 1,000 बैड डेप्ट्स होने की वजह से लेना कितना रहा, सिर्फ 14,000, तो 1,000 रुपए तो लॉस हो गया अपना। तो 1,000 जो लॉस हुआ अपना, वो कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में हम यहां लिखेंगे बैड डेप्ट्स, बैड डेप्ट्स ₹1,000। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर भी बैड डेप्ट्स दिया होगा, उसको हम बोलेंगे बैड डेप्ट्स ओल्ड, और एडजस्टमेंट में बैड डेप्ट्स होगा, उसको हम बोलेंगे बैड डेप्ट्स न्यू, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेप्ट्स होगा, दिया होगा, उसका इफेक्ट एक ही जगह होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड, यहां हम लिखेंगे टू बैड डेप्ट्स ओल्ड, और उसमें न्यू बैड डेप्ट्स क्या करेंगे, ऐड। तो आप लोग सिर्फ एडजस्टमेंट में जो बैड डेप्ट्स दिया है ना, वो याद रखो। ट्रायल बैलेंस में जो दिया है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। एडजस्टमेंट में जो बैड डेप्ट्स दिया होगा वो याद रखना है। अगर एडजस्टमेंट में अगर बैड डेप्ट्स दिया है तो क्या करेंगे आप, लेस फ्रॉम डेप्टर्स एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट साइड। समझ में आ गया, लिखो फिर, लेस फ्रॉम डेप्टर्स and transfer to P&L accounts, profit and loss accounts, debit side. Bad debts, less from debtors and transfer to profit and loss accounts, debit side. समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है।